Dear students, let us study origin of signal, concept of equivalent and non-equivalent proton. Dear students, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो NMR सिग्नल है, the absorption in the NMR occurs due to magnetic nuclei. हमारा जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, दैट इज आल्सो मैग्नेटिक. जब हम न्यूक्लियर मैग्नेट को, जैसे हमारा प्रोटॉन है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन वी प्लेस द magnetic nuclei like proton, hydrogen nuclei in external magnetic field, what happens? मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे न्यूक्लियर मैग्नेट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता है. हमारा जो न्यूक्लियर मैग्नेट है वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, इसलिए वो अलाइन करने के बजाय, जैसे मैंने बताया आपको, इट प्रीसेसेस अराउंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. प्रोटॉन की दो स्पिन स्टेट्स होती हैं, इसलिए जो हमारा प्रोटॉन है दैट कैन प्रीसेस in alignment with the external magnetic field or in opposition to the applied magnetic field. So it can precess in two ways because proton has two spin states. ये जो दो spin states precess करती around the applied field, इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाती है. That spin state which aligns with the magnetic field, उस स्टेट की एनर्जी कम हो जाती, उसको हम अल्फा स्टेट कहते हैं, और जो अपोज करती उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती, जिसको हम बीटा स्टेट कहते हैं. नाउ इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू स्पिन स्टेट्स बाय इररेडिएटिंग द मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, विद रेडियो वेव्स ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी. व्हेन रेडियो वेव्स मैच विद द energy difference between the two spin states, what happens? Proton flip from lower energy state to the higher energy state and absorption occurs. इस तरीके से absorption होता. तो जो इन प्रिंसिपल पीएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स हैं, उनको हम एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं. वी वेरी द फ्रीक्वेंसी एंड रीच आउट ए फ्रीक्वेंसी एट विच एब्जॉर्प्शन occurs. लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है बच्चे, इट इज मोर इजी और मोर कन्वीनियंट टू वेरी द मैग्नेटिक फील्ड देन द फ्रीक्वेंसी. एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते, ना कि फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते. इन केस ऑफ प्रोटॉन, मैं आपको दिखा देता हूं बच्चे, यहाँ पे प्रोटॉन के केस में वी इररेडिएट द प्रोटॉन्स विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 मिलियन हर्ट्ज. रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है ये लगाया हुआ, इस 60 मिलियन हर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ प्रोटॉन्स को इरेडिएट कर रहा है. ये प्रोटॉन का सैंपल है और इसके अराउंड हमने देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया है. मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बच्चे, वेरिएबल है. वी आर वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ फिक्स्ड मिलियन हर्ट्ज, 60 मिलियन हर्ट्ज. और इसकी जो वैल्यू है इन केस ऑफ प्रोटॉन बच्चे इट इज अराउंड अबाउट 1.41 टी. इसको आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी करना. इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना. वी आर बेरिंग व्हाट, वी आर बेरिंग द अप्लाइड फील्ड इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट इज इजी टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन दिस वे. ठीक है बच्चे. इसके बाद ये डिटेक्टर और एम्पलीफायर है और यहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रम है वो रिकॉर्ड हो रहा है. जो हम स्पेक्ट्रा इसका ड्रा करते हैं बच्चे इस तरीके से करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ और किस फील्ड स्ट्रेंथ पे हुआ, दैट गिव्स अ सिग्नल एंड दिस इज कॉल्ड एज टिपिकल पीएमआर सिग्नल. ये इक्वेशन है जो फील्ड स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करती है. वाइड फील्ड स्ट्रेंथ जिस पे एब्जॉर्प्शन हुआ. ठीक है बच्चे.
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कि नंबर ऑफ पीएमआर सिग्नल। सिग्नल जो पीएमआर सिग्नल है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सिग्नल आएगा या एक से ज्यादा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं टू एलुसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे लिए बच्चे जो प्रोटॉन्स हैं वो सारे एक जैसे हैं। अगर हम मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की बात करें हम कहेंगे सारे एक जैसे हैं। तो हमारे हिसाब से जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम फील्ड स्ट्रेंथ पे सारे एब्जॉर्ब करने चाहिए। दे शुड एब्जॉर्ब एट सेम फील्ड स्ट्रेंथ। तो हमें एक ही सिग्नल मिलना चाहिए इस तरीके से। इंटेंसिटी वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन सिग्नल एक मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता, पहले ये बता दूं, अगर ऐसा होता तो जो पीएमआर सिग्नल है हमारे किसी यूज का नहीं होता। सारे प्रोटॉन एक ही फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते, तो वी कैन नॉट say how many types of protons are present in a given molecule, or we cannot distinguish one organic compound from the other on the basis of PMR signal। तो सारे एक ही जगह एब्जॉर्ब कर रहे, सारे प्रोटॉन एक जैसे। पर कहता है एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में दिस डज नॉट हैपन। सारे प्रोटॉन गिवन मॉलिक्यूल में एक ही फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब नहीं करते। डोंट एब्जॉर्ब एट द सेम फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है रेडिएशन, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दे डोंट एब्जॉर्ब एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो हम कह सकते, यहां पे हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं बच्चे। इसने क्या लिखा है? We have discussed above that PMR signal is obtained at some value of field strength at which energy required to flip the proton becomes equal to energy of electromagnetic radiation। प्रोटॉन को फ्लिप किया हमने अल्फा टू बीटा स्टेट, है ना। Therefore, we may expect that all protons in organic molecule will absorb at exactly the same field। एक्सपेक्ट करते सभी एक ही फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब करने चाहिए। Consequently, the PMR spectrum would consist of single signal and it will be of no use to the organic chemistry। ठीक है। ये हो गया कि प्रोटॉन हमें हमारे लिए एक जैसे हैं, तो एक ही फील्ड स्ट्रेंथ पे वो एब्जॉर्ब करने चाहिए, एक ही सिग्नल आना चाहिए, तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करने चाहिए। अगर हमने फील्ड स्ट्रेंथ क्या बच्चे फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करके देख रहे, तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे आके उन सबको एब्जॉर्ब करना चाहिए। और कहता है एक्चुअल में इन प्रैक्टिस जब एक्सपेरिमेंट किया हमने, हमने क्या देखा कि सभी प्रोटॉन एक फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब नहीं करते। ऐसा क्यों होता बच्चे? ऐसा कहता है इसलिए होता है कि किस फील्ड स्ट्रेंथ पे प्रोटॉन एब्जॉर्ब करना वो डिपेंड करेगा उसके लोकल एनवायरनमेंट पे। इट विल डिपेंड अपॉन इट्स लोकल एनवायरनमेंट। लोकल एनवायरनमेंट क्या डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा बच्चे? लोकल एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि उस प्रोटॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, जो उसके बॉन्ड्स हैं उसको सराउंड कर रहे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और दूसरा उसके नेबरिंग प्रोटॉन। टू फैक्टर्स डिसाइड, वन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी surrounding that proton and second is neighboring protons। कहता है जितना फील्ड स्ट्रेंथ हम प्रोटॉन को देते, सभी प्रोटॉन को वो सेम फील्ड स्ट्रेंथ नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एनवायरनमेंट। हाँ, एक बात यहाँ पे याद रखना बच्चे, जिन प्रोटॉन्स का लोकल एनवायरनमेंट सेम होगा, जिन प्रोटॉन्स का लोकल एनवायरनमेंट सेम होगा, दे विल एब्जॉर्ब एट सेम फील्ड स्ट्रेंथ। और जिनका लोकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, दे विल नॉट एब्जॉर्ब एट सेम फील्ड स्ट्रेंथ। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं बच्चे यहाँ पे। जैसे हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, अगर लेट अस टॉक ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल की बात करें CH3CH2Cl। अगर आप देखें इनका लोकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन लगा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इस साइड एक कार्बन और इस साइड क्लोरीन लगा है। तो these two carbons have different environment and hence the hydrogen atoms, the protons attached to it, to these carbons have different environment। हाँ, एक बात है कि इन 3 प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम है बच्चे, इन 2 प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम। इसका मतलब साफ है कि फील्ड हमने अप्लाई जो किया, दोनों प्रोटॉन को सेम फील्ड नहीं मिला। both the protons don't experience the same field जो हमने अप्लाई किया। हमने सपोज करें 1.1 टेस्ला अप्लाई किया,
दोनों को 1.1 टेस्ला नहीं मिला, बिकॉज देयर लोकल एनवायरमेंट्स आर डिफरेंट। बात समझ, इनके लोकल एनवायरमेंट क्या है बच्चे, डिफरेंट है। इस चीज को अपने दिमाग में रखें। इसी वजह से कहता है ये जो प्रोटॉन्स हैं ये सेम अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, दे विल नॉट एब्जॉर्ब एट सेम फील्ड स्ट्रेंथ। यहां से इसको पढ़ लेते हैं, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, क्यों नहीं एब्जॉर्ब करेंगे सेम फील्ड स्ट्रेंथ पे, जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज ड्यू द रीजन दैट फ्रीक्वेंसी एट व्हिच ए प्रोटॉन एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड which that proton actually feels, which that proton actually feels, and this effective field strength is not exactly the same as applied magnetic। मैग्नेटिक फील्ड आपने जो लगाया वही इफेक्टिव फील्ड नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आपने 1.2 लगाया, सपोज करें 1.2 टेस्ला, तो एक प्रोटॉन को इफेक्टिव फील्ड मिला कितना बच्चे, 1.1, एक को मिला 1.0। क्यों, क्योंकि दोनों का जो एनवायरमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। एक और चीज याद रखें बच्चे, जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है, कुछ एक प्रोटॉन के केसेस में जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसकी बात कर रहा मैं, कुछ प्रोटॉन के केस में वो अप्लाइड फील्ड को बच्चे एनहांस कर देता है, और कुछ एक के केस में अप्लाइड फील्ड को क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है। जैसे एक प्रोटॉन के केस में हमने 1.2 लगाया, एक प्रोटॉन के केस में इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ प्रोटॉन को मिला 1.1, दूसरे के केस में कितना मिला 1.3, एक एक केस में मिला 1.1, हमने लगाया 1.2, एक में मिला 1.1, एक में मिला 1.3। इसका मतलब साफ है कि एक का एनवायरमेंट ऐसा है जो प्रोटॉन को जो इफेक्ट फील्ड मिल रहा है उसको वो कम कर रहा है, और एक में वो एनहांस कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि दोनों प्रोटॉन को सेम इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखें प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, उसने एब्जॉर्ब तो सेम फील्ड पे करना। सपोज हमारा प्रोटॉन 1.1 पे करता है एब्जॉर्ब, कितने पे करता है बच्चे, 1.1, जिसने भी 1.1 पे एब्जॉर्ब करना उसने भी 1.1। अब मैंने इसको फील्ड दिया 1.2, इट विल एब्जॉर्ब, क्योंकि जो इसका एनवायरमेंट है वो कम कर रहा है, 0.1 कम कर रहा है, 0.1, तो इसको कितना फील्ड मिल गया बच्चे, 1.1, इसने एब्जॉर्प्शन कर ली। अब जो दूसरा प्रोटॉन है वो 1.2 पे करेगा बच्चे, इसने 1.2 पे किया, इसको 1.1 मिला, 0.1 इसका सराउंडिंग ने कम कर दिया। तो दूसरा प्रोटॉन है मैंने उसको भी 1.2 दे दिया, उसको कितना मिला, उसका सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है वो अप्लाइड फील्ड को इंक्रीज कर रहा है, तो उसको कितना मिला 1.3। प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, उसने कितने पे एब्जॉर्ब करना बच्चे, 1.1 पे, जबकि मैं उसको कितना दे रहा हूँ इफेक्टिव 1.3। अंडरस्टूड है, ये एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा, तो ये कितने पे एब्जॉर्ब करेगा बच्चे, ये करेगा 1.0 पे, 1.0, 0.1 इंक्रीज 1.1, तो एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया बच्चे कितने पे, 1.2, एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया 1 पॉइंट कितने पे बच्चे, 0, क्योंकि एक में जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ को एनहांस कर रहा है, और एक में वो क्या कर रहा है बच्चे, इंक्रीज कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमारे प्रोटॉन सेम अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is due to the reason that frequency at which a proton absorbs depend upon magnetic field which that proton actually feels, and this effective field strength is not exactly the same as the applied magnetic field strength. The effective field strength which a proton feels depends upon its local environment. जैसे मैंने बताया आपको, it depends upon electron density around the proton and the presence of other protons in its neighborhood. ये बच्चे, इसका मतलब साफ है कि ईच प्रोटॉन और सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मैंने यही बताया आपको कि अगर सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, अगर एक सेट ऐसा है जिनका लोकल एनवायरनमेंट क्या है, सेम, तो वो तीनों, तीन प्रोटॉन है तो तीनों एक ही इफेक्टिव अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब करेंगे, जिनका एनवायरनमेंट सेम है बच्चे, याद है, उनको हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। ईच सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन विल हैव स्लाइटली, each set of equivalent proton will have slightly different environment than every other set of equivalent proton. Each set of equivalent proton will have slightly different environment than other set of equivalent proton. जैसे इस केस में हमने देखा we have two set of equivalent proton, इसमें दो सेट है बच्चे equivalent proton, this set will absorb at different applied field strength,
this set will absorb at different applied field strength. बच्चे different applied field strength. Thus it follows that at a given radio frequency, protons having different environment experience the same effective field strength but absorb at different applied field strength. They absorb at different applied field strength, experience the same effective field strength. मतलब इसको भी 1.1 टेस्ला चाहिए, दूसरे को भी 1.1 टेस्ला चाहिए इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ, लेकिन अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ दोनों के केस में क्या होगी बच्चे? डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एनवायरनमेंट. अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज ऑफ अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. याद रखिए, इस चीज को दिमाग में रखना. हम इफेक्टिव नहीं प्लॉट करते हैं, हम किस पे प्लॉट करते हैं बच्चे? अप्लाइड पे. सिंस इन ए पीएमआर स्पेक्ट्रम absorption is plotted against the applied field strength, a PMR spectrum consists of number of absorption signal. इसलिए हमें जितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे बच्चे उतने टाइप ऑफ सिग्नल मिलेंगे, एंड वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल. यहीं से कंसेप्ट निकला है बच्चे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नंबर ऑफ सिग्नल, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन. अब आप समझ गए होंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं. A set of protons are said to be equivalent if they have the same environment, and non-equivalent if they have different environment. Equivalent protons mean magnetically equivalent. They are magnetically equivalent. Since each set of equivalent proton produces a different signal, हर एक सेट ने एक डिफरेंट सिग्नल देना. Therefore, जितने सिग्नल आएंगे मतलब उतने ही मॉलिक्यूल में क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन. अगर मॉलिक्यूल में 3 सिग्नल आए, इसका मतलब 3 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है. ठीक है बच्चे. किसी मॉलिक्यूल में ये कैसे डिस्टिंग्विश करना कि कितने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है? तो बच्चे उसमें क्या कहता है, आपने प्रोटॉन्स को, गिवन सेट ऑफ प्रोटॉन्स को जेड से रिप्लेस करके देख लेना. If we get the same product, mean protons are equivalent. If we get different products, mean protons are different. जैसे CH3, CH2, Cl. आप CH3 का कोई भी प्रोटॉन जेड से रिप्लेस करके देख लो बच्चे, सेम प्रोडक्ट आएगा, CH2 जेड ही बनेगा. इट मीन ऑल द CH3 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट. लेकिन अगर आप CH3 का प्रोटॉन जेड से रिप्लेस करके देखो, फिर CH2 का प्रोटॉन जेड से रिप्लेस करके देखो, यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट. इट मीन CH3 और CH2 वाले प्रोटॉन्स क्या है? डिफरेंट. देखो बच्चे, मैंने पहले CH3 का प्रोटॉन जेड से रिप्लेस किया, मुझे ये प्रोडक्ट मिला. फिर मैंने CH2 का रिप्लेस करके किया, मुझे ये प्रोडक्ट मिला. दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है. इट मीन ये दोनों प्रोटॉन CH3 वाले और CH2 वाले क्या है बच्चे? डिफरेंट. इट मीन ये 2 सिग्नल देगा. दिस प्रोटॉन विल गिव 2 सिग्नल. एक और चीज यहाँ दिखाई है, ये आपके काम की तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि जो CH2 वाला प्रोटॉन है, जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और फिर इसका जेड एच को जेड से रिप्लेस करके देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं बच्चे? आप देखते हैं ये एनेंटियोमर्स देता है. हालांकि जो एनेंटियोमर्स होते हैं बच्चे वो इक्विवेलेंट माने जाते हैं इफ द सॉल्वेंट इज नॉन कायरल. अगर आपका सॉल्वेंट कायरल हो देन दे आल्सो गिव डिफरेंट सिग्नल. नॉर्मली हम नॉन कायरल सॉल्वेंट ही यूज करते हैं बच्चे, इसलिए हम इसको 2 ही सेट में मान के चलेंगे. और एग्जांपल यहाँ पे दी है बच्चे, जैसे ये एग्जांपल दी है CH3, CHCl, CH3. आपको साफ दिख रहा है इसमें CH3 और ये CH3 दोनों का एनवायरनमेंट क्या है? सेम. तो ये CH3 और ये CH3 डेजिग्नेट किए A से, A का दोनों को AA बोला है. इसका मतलब साफ है दोनों का एनवायरनमेंट क्या है? सेम. तो ये 6 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, इनका एक सिग्नल आएगा बच्चे. और ये CHCl वाला प्रोटॉन ये अलग सिग्नल देगा, अलग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा. इट मीन इट हैज 2 PMR सिग्नल. इस मॉलिक्यूल में देखें बच्चे कितने PMR सिग्नल आएंगे? साफ दिख रहा है. इस CH2 का एनवायरनमेंट इस CH2 से डिफरेंट है, साफ दिख रहा है. इसके साथ CH3 लगा है, इसके साथ क्या लगा है बच्चे? Cl. इट मीन ये 3 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं इक्विवेलेंट, 3 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. देयरफॉर वी हैव 3 सिग्नल्स. इसको देखें बच्चे, दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो 2 सेट नहीं है, 1 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ऑल द 4 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर 1 PMR सिग्नल. इसमें देखें बच्चे, हालांकि इसमें भी 2 ब्रोमीन है, इसमें भी 2 ब्रोमीन, लेकिन दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे लगे. तो ये CH, ये CH3, मीन 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, 2 PMR सिग्नल. जो अल्कीन्स होते हैं बच्चे, इसमें खास ध्यान रखना, इसमें स्ट्रक्चर ड्रा करके देखना. सिस ट्रांस स्ट्रक्चर ड्रा करके देखना.
आपको सिस दिया, आपने सिस के साथ देखना, ट्रांस दिया, आपने ट्रांस के साथ देखना, लेकिन स्ट्रक्चर ड्रा करके देखना। और इसमें आपने क्या देखना बच्चे, इसमें देखना कि सामने जो एटम्स हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट है। जैसे H के सामने Br है, H के सामने CH3 है, इट मीन दीज प्रोटॉन्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो इसमें कितने सेट ऑफ प्रोटॉन हुए बच्चे, 3। CH3 तो है ये अलग, वो तो सामने दिख रहा है, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट ना, 1 2 और 3 बचे। ठीक है, ये जेड से रिप्लेस करके दिखाया है, बगैर उसके आप देख सकते हैं, सामने दिख रहा है। ठीक है बच्चे, इसको देखें आप, इसमें CH3 के सामने CH है, CH3 के सामने H है, H के सामने है, CH3 के सामने CH3। तो इन दो CH3 का एनवायरनमेंट सेम है, इन दो H का भी एनवायरनमेंट सेम है, सो इट हैज 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक सेट ये बचे 6 प्रोटॉन का, एक सेट ये बचे 2 प्रोटॉन का, तो ये 2 सिग्नल देगा। इसी तरह इसको देखिए बच्चे, H के सामने H है, बट H के सामने Cl है। H के सामने देखिए बच्चे H है, H के सामने Cl है। इधर से देखिए H के सामने Cl है, H के सामने H है। इसका मतलब तीनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। कोई भी दो प्रोटॉन आपको ऐसे नहीं दिख रहे जिनका एनवायरनमेंट क्या है बच्चे, सेम। इट मीन इट विल गिव 3 सिग्नल, 3 पीएमआर सिग्नल। इसी तरह ये मॉलिक्यूल देखें बच्चे, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है बच्चे, इट इज ए रिंग रिंग कंपाउंड। इसमें जो पोजीशन ऑफ एटम्स है वो बॉन्ड्स को आप रोटेट नहीं कर सकते। जैसे डबल बॉन्ड में बॉन्ड रोटेट नहीं होते बच्चे, रिंग में भी बॉन्ड रोटेट नहीं होता, रोटेट करोगे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो अंडरस्टूड है, इनकी पोजीशन फिक्स है। लेकिन आप देखें, इस एच और इस एच का एनवायरनमेंट सेम है, इस एच और इस एच का एनवायरनमेंट सेम है, इधर भी एच है, इधर भी एच है। इस एच का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अंडरस्टूड है, साफ दिख रहा है, इसके दोनों साइड एच है। तो एक प्रोटॉन ये हो गया बच्चे सेट, एक सेट ये और ये प्रोटॉन का हो गया, एक सेट ये, एक सेट ये, तो 4 पीएमआर सिग्नल। इसी तरह से बच्चे और भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, आप इनको स्क्रॉल में स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इनको देख सकें और खुद से इनको सॉल्व कर सकें घर में बैठ के। ठीक है बच्चे, बस सिंपल आपने इसको याद करना है, ये भी मैंने दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं डिफरेंट बुक से। नंबर ऑफ पीएमआर सिग्नल थोड़ा शॉर्टकट है, ये ब्रीफ है, थोड़ा डिटेल में था। ये डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं बच्चे, इनको आप देखिए, आप वीडियो को रोक सकते, वीडियो को रोक के आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर सकते और फिर आप देख सकते कि इसमें कितने सिग्नल आए हैं और क्यों आए हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू, आपको ये समझ आया होगा। नाइस ऑफ यू।